हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनलाइटनिंग केमिस्ट्री। आपको पता है कि चैनल पर हम अपना जीओसी पढ़ रहे थे। जीओसी में हमने अपना हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट किया है। हाइपर कॉन्जुगेशन का हम एक लेक्चर पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक करो, वहाँ पे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन मिल जाएगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन पार्ट की बात करेंगे। किसका? हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, अब एप्लीकेशंस में हम बेसिक ये 5 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। नंबर 1 विल बी योर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, सेकंड वन विल योर बॉन्ड लेंथ, थर्ड होगा आपका बॉन्ड एनर्जी, फोर्थ होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड फिफ्थ वन विल बी योर ESR। अब ESR यहाँ पर क्या है? इट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ESR, तो कंफ्यूज मत हो, ये सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला एप्लीकेशन, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो ये वाला लेक्चर आपका देखने का कोई भी फायदा नहीं है। हम यहाँ पर जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे या कोई भी एप्लीकेशन की बात करेंगे तो हम वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन को रिलेट कर चलेंगे। अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया है तो आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल है, अदरवाइज आप पीछे जाकर वो लेक्चर देखो फिर इसको देखना। ओके, तो अब अगर आपके पास क्वेश्चंस आ जाए कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो बेसिकली आते ही आते हैं, आपके नीट का एग्जाम हो, IIT का हो, MSc एंट्रेंस हो, BSc एंट्रेंस हो, तो वहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर को कंपेयर करना पूछा जाता है ना, कि आपको 2 या 3 एल्कीन दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा आपसे कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, ये एल्कीन है मेरे पास, इसका नाम क्या है? इट इज योर प्रोपीन। क्या है ये? प्रोपीन। ठीक है, एक एल्कीन ले लेती हूँ। ये क्या है आपका? इट इज योर 2,3-मिथाइल ब्यूट 2-ईन। आपसे पूछा जाए इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व? आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखोगे मॉलिक्यूल के, उसके बाद यू विल काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट करोगे। अब देखो प्रोटीन के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड के साथ जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसके साथ एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन हैं दैट आर योर अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो आप यहाँ देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। और यहाँ चेक करो कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपके, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। तो यहाँ पर कितने हुए? 3 + 3 6, 6 + 3 कितने हुए आपके? 9, 9 और 3 12। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 12। ओके, अब आपको पता है जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। मीन्स ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी योर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनती है उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखो। आप सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करोगे, फिर आपकी अप्रोच होगी क्या? ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी स्टेबिलिटी। ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसको आप कहीं भी स्टार करके मार्क करके लिख लो। इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला, एज कम्पेयर टू दिस वन। ओके, अब हम अपना एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो एरोमेटिक सिस्टम लेते हैं। ठीक है, ये कोई भी सिस्टम है मेरे पास। ठीक है, 2 है, इनमें मुझे बताने की सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। अब ये देखो, इसके साथ जो कार्बन होंगे
अल्फा कार्बन मीन्स ये वाला और ये वाला आपका क्या है, अल्फा कार्बन है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं, ये अल्फा कार्बन है स्टार, तो 2 हाइड्रोजन आर हियर एंड दिस इज ऑल्सो योर अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन मीन्स यहाँ पर तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और यहाँ पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, देयर आर ओनली 3। तो मीन्स स्टेबल आपका कौन सा है, ये, क्योंकि सिंपल अप्रोच क्या कहती है, जिसके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को कैसे उसका ऑर्डर निकालें। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके, तो चलो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन पर। और नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारी, दैट इज योर बॉन्ड लेंथ। क्या है, बॉन्ड लेंथ। Number 2 is your bond length. तो बॉन्ड लेंथ के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, फिर आता है आपका पार्शियल डबल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, फिर आता है आपका पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड एंड देन योर ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, सबसे ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड की, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड एंड एट लास्ट योर ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो अब हमें बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना आएगा अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर। आपको अलग अलग मॉलिक्यूल दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा कि मॉलिक्यूल को जो बॉन्ड लेंथ है उसको कंपेयर करो, और वो मॉलिक्यूल आपके इंटर भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और सेम मॉलिक्यूल में भी आपसे पूछा जा सकता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कैसे। तो चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ। सपोज ये है आप, हाँ एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे ना, तो जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज। ओके, और जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा आपका, पार्शियल डबल बॉन्ड में। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होती है आपकी, इंक्रीज। ये बात ध्यान रखें आप, जहां पर भी सिंगल बॉन्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और जहां पर भी डबल बॉन्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इस ट्रिक को ध्यान में रखते हुए आगे हम क्वेश्चन करते हैं अपने। सपोज ये मॉलिक्यूल है मेरे पास एक, और एक है मेरे पास ये, इसको नाम दे दिया मैंने ए और इसको नाम दे दिया बी। अब मैंने बोला कि डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उसको कंपेयर करो। डबल बॉन्ड इसमें भी यहाँ डबल बॉन्ड है, इधर भी यहाँ डबल बॉन्ड है। अब मुझे देखना है कि कौन सा डबल बॉन्ड बड़ा होगा और कौन सा डबल बॉन्ड छोटा होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती इस केस में, बिकॉज इस केस में तो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है मीन्स अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। बट इस केस में देखिए, यहाँ पर आपको एक अल्फा कार्बन मिलता है और उस अल्फा कार्बन पर क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, अब ये 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये देखो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये कुछ इस टाइप से होगा। ये 2 है, इसको हम खोल के ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन जाएगा, H पॉजिटिव और डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव, है ना। ऐसे ही बनाना कुछ ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखो, ये डबल बॉन्ड था इस पोजीशन पर, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया। मतलब अगर मैं इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर का ओवरऑल बनाऊं, जैसे हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते थे तो उसका हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते थे, ऐसे अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइब्रिड बनाऊं तो कैसे होगा वो मॉलिक्यूल, H3
CH2 और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाए। अब देखो यहाँ तो पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर प्योर डबल बॉन्ड है, और आपको पता है पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्योर डबल बॉन्ड। इसका मतलब इस वाला जो B है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू योर A मॉलिक्यूल। ओके, इज इट क्लियर? ओके, अब देखो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो था जब आपको अलग अलग मॉलिक्यूल दे दिए जाए। अगर आपको सिंगल मॉलिक्यूल दे दिया जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उनकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है तो कैसे करोगे? देखो, सपोज ये कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे दिया है ना, इस वाले बॉन्ड लेंथ का नाम रख दिया हमने A और इसका रख दिया B। अब आपसे पूछा जाए कि A वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या B वाली, तो आप वो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले आप काउंट करोगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है, 2H यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 3H यहाँ पर है ना। ये अल्फा है ना सारी पोजीशन। अब देखो A के साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4A। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 4। अब यहाँ पर B के साथ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ये इसके साथ भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और इन 6 मॉलिक्यूल्स के साथ भी, 6 हाइड्रोजन के साथ भी। तो टोटल कितना हुआ? 2 + 2 4, 4 + 3 6, 9 और 7 और 7 + 3 और 10। तो ये हो गया 10। मतलब B के पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है एज कम्पेयर टू योर A। मतलब B ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा एज कम्पेयर टू योर A। इसका मतलब मैंने आपको बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। मीन्स B ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, मतलब इसकी डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो ज्यादा इंक्रीज होगी। मीन्स जो B है आपका वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू योर A। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अपना एप्लीकेशन पार्ट पर, दैट इज योर बॉन्ड एनर्जी। इस पर बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी में बेसिकली मैं बात करूंगी फ्री रेडिकल्स की। किसकी? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आपको पता है क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? फ्री रेडिकल जनरेट किए जाते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। इससे होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिसिस। अगर मैं इसको एक फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल Cl2 है, ऐसे होगा Cl। ठीक है, अब इसको अगर मैंने मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में कराया तो ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता है ना। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने रेडिएशन इजेक्ट करवा दी इस बॉन्ड पर, तो क्या होगा? जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से क्लीव हो जाएंगे कि हर एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन। मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 Cl फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे मेरे पास। ओके, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप बेसिकली ये फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि फ्री रेडिकल आपके होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिसिस से जनरेट किए जा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कि अगर सपोज मैंने फ्री रेडिकल जनरेट करा दिए इस केस में, ये लिया मैंने वन, आई एम गोइंग टू टेक दिस वन। ठीक है, यहाँ पर मैं फ्री रेडिकल जनरेट करवाती हूँ इधर, और यहाँ पर ऐसे वन हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम हमेशा फ्री रेडिकल्स का। जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो फ्री रेडिकल एक तो ये जनरेट होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये जनरेट होगा। ठीक है, ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। अब इनकी स्टेबिलिटी देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड एनर्जी इज योर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ओके, ये की पॉइंट ध्यान रखिए कि बॉन्ड एनर्जी BE इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा कम होगी। ओके,
तो ये हुआ फ्री रेडिकल जनरेट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, और यहाँ देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका इधर से जा सकता है, और जो ये डबल बॉन्ड है ये इस तरह से ब्रेक डाउन होगा इसका। मतलब यहाँ पर ये यूं कहूं मैं कि इलेक्ट्रॉन है वो चल रहा है, इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है ना। तो यहाँ पर अगर ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू योर बी। ओके, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट पर, जो है आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोजिनेशन होता क्या है, और फिर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, और फिर हम स्टडी करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन इसके साथ किस तरह से रिलेट करता है। ओके, तो चलो हाइड्रोजिनेशन क्या है? इट इज अ रिएक्शन। क्या है? इट इज अ रिएक्शन। ये एक ऐसी रिएक्शन है इन विच, जिसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। क्या? इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ओके, हाइड्रोजिनेशन की ये डेफिनेशन है कि हाइड्रोजिनेशन होती क्या है। ओके, अब जो आपकी हाइड्रोजिनेशन है, ये रिएक्शन समझ में, इसको और क्लियर कर देती हूँ मैं एक रिएक्शन से। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। दिस इज योर इथीन है। इथीन की रिएक्शन करा दी मैंने हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट आपका मेटल कैटलिस्ट होगा। इट कैन बी योर निकल, प्लेटिनम या प्लेटिनम, तीनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये रिएक्शन होगा क्या कि जो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके दो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमेशा ध्यान रखो कि एक पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो वो दो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, हमेशा ही ये होगा, और इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो गया अपना, है ना। 4 हाइड्रोजन पहले से ही हर कार्बन के पास 2, और हर कार्बन के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड और लग गया, और एक एक हाइड्रोजन और आ गया। तो ये रिएक्शन है आपकी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब इस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। So heat of hydrogenation is basically the amount of energy released during hydrogenation. ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर आपको। एक बात, जो हाइड्रोजिनेशन है या हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है आपकी, वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है। मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की हमेशा ही नेगेटिव वैल्यू आएगी। वो कैसे? अगर मैं इसको डेल्टा X से लिखूं आपका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो इसको -(x) किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ये नेगेटिव साइन क्यों? ये नेगेटिव साइन इसीलिए है क्योंकि आपकी जो ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है नेचर के अंदर। मीन्स योर हाइड्रोजिनेशन या हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज ऑलवेज comes with negative sign and your hydrogenation reaction is always exothermic in nature. हमेशा ही वहां से एनर्जी रिलीज होगी। ओके, इज इट क्लियर? चलो अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स। और ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखोगे, जितने आपके बॉन्ड ब्रेक होंगे, जितने ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी। ये की पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए कि जितने ज्यादा आपके बॉन्ड ब्रेक होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब चलो कुछ मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। लाइक एक तो मेरे पास ये इथीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक इथाइन है। ओके, मैंने इनको
हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया दोनों को निकल की प्रेजेंस में। किसके साथ? निकल की प्रेजेंस में। तो यहाँ से तो मुझे क्या मिला? डायरेक्टली एल्केन मिल गया, इथेन मिल गया। और यहाँ से क्या हुआ कि पहले ये इथीन में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद एक और स्टेप होगा जहाँ पर हाइड्रोजन दोबारा से ऐड होगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, फिर यहाँ से इथीन मॉलिक्यूल मिलेगा मुझे। अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाए कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा है, आपकी इथीन की या इथाइन की, ठीक है। तो उसके लिए, उसको समझाने के लिए अब देखो दोनों का अल्टीमेट प्रोडक्ट तो क्या बन रहा है आपका? इथेन बन रहा है ना, दोनों में अल्टीमेट प्रोडक्ट इथेन बनेगा, है ना। अब इसके अंदर तो 2 स्टेप हो रहे हैं, इसके अंदर 1 स्टेप हो रहा है, ये बात ध्यान रखिए। और यहाँ देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है, एक जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है ना। चलो इसको हम और क्लियर करते हैं आपके रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम से, ठीक है। रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम में ड्रॉ करती हूँ यहाँ कुछ ऐसे, ओके। ये आपका रिएक्शन प्रोग्रेस, यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब अल्टीमेट प्रोडक्ट तो क्या बनना है मेरे पास? इथेन। क्या बनना है? इथेन। और इथेन की एनर्जी कम होगी, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब वहां से रिएक्टेंट में से एनर्जी निकल रही है ना, निकल रही है, एनर्जी लिबरेट हो रही है, और जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो कम है, मीन्स प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। अब मेरे पास 2 है, एक तो है आपका इथीन और इथाइन। अब मुझे बताना है कि इथीन की एनर्जी ज्यादा होगी या इथाइन की एनर्जी ज्यादा होगी, ओके। अब देखिए आप यहाँ पर तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था और यहाँ 2 सिग्मा पाई बॉन्ड ब्रेक हुए थे। जैसे ऊपर वाले केस में एक पाई बॉन्ड का ब्रेक होके 2 सिग्मा बॉन्ड बने थे, नीचे वाले में 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होकर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और मैंने आपको अभी बताया जितने ज्यादा पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है ना। तो अब आप डिसाइड करो कि एल्केन आपका ऊपर आएगा या एल्कीन ऊपर आएगा। मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, मतलब इसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, तभी तो वो एनर्जी रिलीज आउट हो रही है ना। इसका मतलब जो आपका एल्काइन है, इथाइन है, वो ऊपर मॉलिक्यूल आएगा और इथीन नीचे आएगा। इथीन में कम एनर्जी है, इथाइन में ज्यादा एनर्जी है। तो ये कर्व आपका कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे कुछ, है ना। इनका एक ही बनना है, इथीन। अब देखो जो ये एनर्जी डिफरेंस है, ये किसके केस में है? आपका इथीन के केस में। इसको मैं डेल्टा H1 लिख देती हूँ, और जो ऊपर वाला है दिस इज योर डेल्टा H2, ठीक है। अब देखो डेल्टा H2 बड़ा है या डेल्टा H1 बड़ा है? साफ साफ दिख रहा है कि डेल्टा H2 इज ग्रेटर देन डेल्टा H1। मीन्स जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है इथाइन की ज्यादा है एज कंपेयर टू योर इथीन। मीन्स ट्रिपल बॉन्ड हैव ग्रेटर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एज कंपेयर टू योर डबल, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हो कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का ब्रेकेज होगा उतनी ज्यादा आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, ओके। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट जो एप्लीकेशन पॉइंट है, दैट इज योर ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं ESR लिख रही हूँ। अब देखो, जब मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन का पहला लेक्चर लिया था तब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये कि मेरे पास एक टोल्यून मॉलिक्यूल है, एक टॉर्बिटाइल बेंजीन है, इस टाइप से,
एडिशन कराना है या अटैक कराना है, इस रिएक्शन का रेट R1 मान लिया, इसका रेट R2 मान लिया, तो मुझे बताना था कि रेट R1 ज्यादा होगा या R2 ज्यादा होगा। तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ पर कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। मीन्स जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है ना। बट अगर आप फर्स्ट व्यू में देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर तो 3 CH3 मॉलिक्यूल है, 3 CH3 मॉलिक्यूल है, मतलब उनका इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या हो गया, इजी। मीन्स इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक वेरी इजीली ऑन दिस मॉलिक्यूल। बट हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल रिवर्स होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और यहाँ पर एक भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। मतलब ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। और स्टेबिलिटी ऑर्डर रिवर्स होने की वजह से, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। क्योंकि यहाँ पर तो खुद ही क्राउडिंग है या स्टेबिलिटी नहीं है इस मॉलिक्यूल के पास, तो वो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कैसे करवाएगी, है ना। तो रेट R1 इज ग्रेटर देन R2। ओके, अब एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। इसी टाइप का मॉलिक्यूल, यहाँ पर CH3 था, एक मैं ले लेती हूँ CH3। CH3 एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। अब यहाँ पर आपकी अप्रोच क्या होगी, सिमिलर वही है कि मैंने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसका रेट मान लो कि R2 है और इसका रेट मान लो R1 है। तो वही मुझे बताना है कि कौन सा रेट फास्ट होगा, कौन सा रेट ज्यादा होगा। तो यहाँ पर सिमिलर वही 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ज्यादा स्टेबिलिटी है। यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है तो कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे ही नहीं, तो कम स्टेबिलिटी है। मीन्स इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो यहाँ से क्या पता लगा मुझे कि R2 इज योर ग्रेटर देन R1। ओके, तो ये 5 एप्लीकेशंस थी जो आज हमने बात की। सबसे पहला हमने बात किया स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बारे में, और फिर हमने बॉन्ड लेंथ पढ़ा। आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट योर बॉन्ड एनर्जी, फर्दर वी लर्न अबाउट योर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड फाइनली द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बेटर यही है कि आप प्रैक्टिस करो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर जरूर बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर करो ताकि वो भी इन वीडियो से या फ्री ऑफ कॉस्ट जो सीरीज चल रही है उससे फायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।